नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है। बात 2018 की है और करीब करीब 6 साल हो गए, लेकिन घटना का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्यों आज की परिस्थितियों में ये घटना आपको जानना आवश्यक है। बात 15 अक्टूबर की है और शहर है मुंबई। मुंबई शहर में शाम को कोई 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मलाड के माइंड स्पेस एक जगह है मडाट की, सड़क के किनारे जो झाड़ियां थीं उसमें एक सूटकेस पड़ा हुआ था। एक ड्राइवर जिसका नाम सौरभ शुक्ला है, केस चूंकि अभी ट्रायल पर है इसलिए इसका नाम बदला हुआ नाम मैं बता रहा हूं, ओला का ड्राइवर है। सौरभ शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना दी कि माइंड स्पेस के पास एक बड़ा सूटकेस, जिसके चेन खोलने पर ऐसा लगता है उसमें किसी महिला की लाश है, वो पड़ी हुई है। उस समय बागुर नगर थाने को ये कंट्रोल रूम ने वो जगह की लोकेशन जीपीएस से देखकर ये बताया कि बागुर नगर थाने के अंतर्गत आता है, और वहाँ के इंस्पेक्टर विजय वाने को कंट्रोल रूम से ये निर्देश हुआ कि आप फौरन मौके पर पहुंचिए। विजय वाने फौरन मौके पर पहुंचे। वहां तब तक काफी भीड़ लग चुकी थी। सूचना देने वाला जो ड्राइवर था सौरभ शुक्ला, वो भी वहीं पर मौजूद मिला। पुलिस ने उससे इनिशियल पूछताछ की कि भाई तुमको कैसे ये दिखाई पड़ा, गाड़ियां तो यहां से बहुत आती जाती हैं। उसने कहा साहब मेरी पूरी बात सुन ली जाए। बहरहाल चूंकि भीड़ बहुत हो गई थी, वाने ने यह कहा कि इसको थाने पर ले चलिए, वहीं इनसे हम सूचना लेंगे, बातचीत करेंगे। और इस बीच में बॉडी को बाहर निकालकर सबके सामने जब वो बॉडी खोली गई तो देखने में ही किसी अभिजात्य वर्ग की महिला लग रही थी, बड़े घर की महिला, और ब्रांडेड कपड़े उसके थे, गोरी चिट्टी। तो पुलिस ने उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी। सौरभ शुक्ला को अपने साथ थाने पर ले आए। थाना मैंने आपको बताया बागुर नगर में। उससे पूछना शुरू किया कि तुमको ये बॉडी क्यों और कैसे दिखाई दी। सौरभ शुक्ला ने यह बताया कि 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर मुंबई शहर के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से मेरा ओला बुक किया गया। जिस लोकेशन से बुक किया गया मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गया, और चूंकि मैं वहीं पास में उसी एरिया में मौजूद था, जो सॉफ्टवेयर से मेरी लोकेशन देख के मेरा नंबर उस आदमी को कम्युनिकेट किया गया। उसने फ़ोन किया। ड्राइवर ने कहा कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर 18-19 साल का एक लड़का भारी भरकम सूटकेस लिए हुए खड़ा हुआ था। उसने जो बुक किया था ओला, डेस्टिनेशन उसमें सांता क्रूज एयरपोर्ट दिया था। बैठा, सांता क्रूज एयरपोर्ट की डेस्टिनेशन थी, मैं उसी रास्ते के लिए चल पड़ा। आगे जाने पर लड़के ने कहा कि इस तरफ मुड़िए, यानी जोगेश्वरी की तरफ उसने गाड़ी को मोड़ लिया। ड्राइवर ने कहा साहब ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि इसे सांता क्रूज जाना है और एयरपोर्ट जाने वाले सामान्य रूप से हमेशा जल्दी में रहते हैं, और ये जोगेश्वरी की तरफ जाने के लिए कह रहा है। फिर उसने जोगेश्वरी की सड़कों पे कई चक्कर लगाए। इस समय ऐसा लग रहा था उसने सामने वाले जो शीशा उसके ऊपर होता है, बैक मिरर जिसे कहते हैं, उससे लड़के के हाव भाव को देखा तो ऐसा लगा कि वो
कोई चीज सड़क के किनारे ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सौरभ से कहा कि गोरे गांव की तरफ ले चलो। वो गोरे गांव की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद गोरे गांव की सड़कों पर घूमने के बाद सौरभ को उसने मलाड की तरफ चलने को कहा। सौरभ बार बार डेस्टिनेशन बदले जाने पर इरिटेट हो रहा था और लेकिन उसका बिल अमाउंट बढ़ रहा था, इसलिए उसे कोई बहुत ज़्यादा ऐतराज नहीं हुआ और इसीलिए उसने कोई सवाल उस लड़के से नहीं पूछा कि डेस्टिनेशन सांता क्रूज बताकर ये उल्टे सीधे रास्ते जो कहीं से भी सांता क्रूज को कनेक्ट नहीं करेगा, आप वहाँ चलने को क्यों कह रहे हैं। मलाड के माइंड स्पेस के बाहर उसने गाड़ी रुकवा दी। उसने सौरभ को पूरा पेमेंट किया, डिग्गी खोलने को कहा और डिग्गी से वो भारी भरकम सूटकेस उतारने की कोशिश करने लगा। एक बार में और दो बार में वो सूटकेस नहीं उतरा। उसने ड्राइवर सौरभ से मदद करने को कहा। सौरभ ने भी उसकी मदद की और जब वो बाहर डिग्गी से उसे बाहर रख रहा था तब उसने महसूस किया कि सूटकेस सामान्य से बहुत ज़्यादा भारी है। फिर सौरभ ने ज़्यादा गौर नहीं किया, यानी ड्राइवर ने, और टैक्सी को वहां से लेकर रवाना हो गया। अभी सौरभ 2-3 किलोमीटर ही चला था। उसके दिमाग में कई सवाल कौंधने लगे। नंबर 1, संता क्रूज की बात कर 20 जगह गाड़ी घुमाने के बाद एकदम सुनसान जंगल में इसने गाड़ी क्यों रुकवा दी और इतना भारी या ऐसी कौन सी चीज सूटकेस में थी जो जिसको लेकर वो उतरा है। उतरते समय उसने ये कहा कि पेमेंट कर रहा हूं, तुम जाओ, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, मेरा दोस्त आ जाएगा, उसके साथ फिर मैं एयरपोर्ट आऊंगा। तमाम तरह के सवाल उठने के बाद कोई 5 किलोमीटर गया होगा, उसने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद जहां पर उसने उस लड़के को उतारा था वहां गाड़ी अब उसकी पहुंच गई। उसने देखा वहां कोई नहीं है। 5 किलोमीटर बामुश्किल तमाम 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना 4-5 मिनट या 6 मिनट का समय लगा होगा। 6 मिनट में वो लड़का गायब हो गया। सड़क पर उतरकर सौरभ ने ये देखने की कोशिश की कि वो सूटकेस कहाँ है और थोड़ी सी मेहनत के बाद सड़क से किनारे 10 कदम पर ही झाड़ियों में वो काला सूटकेस दिख गया। वो सूटकेस के पास गया, उसे उठाकर उसने ये चेक करने की कोशिश की कि जो कुछ भी इसके भीतर था वो अभी भी है या वो निकाल दिया गया, वो लेके चला गया। छूते ही उसने वो मुतमईन हो गया कि इसमें जो कुछ भी लेकर वो आया था अभी भी इसी सूटकेस में है। उसने चेन को खोल के, कौतूहल होता है, हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि उसने लूट के उद्देश्य से चेन खोली होगी। उसका कौतूहल था कि आखिर इतना भारी कौन सा सामान है। उसने जैसे ही चेन को खोला, एक महिला का हाथ, चूंकि ठूस के और वैसे भरा गया था, चेन खोलते ही वो हाथ बाहर आ गया। उसकी चीखें निकल गईं। वो सड़क पर आकर चिल्लाने लगा। आने जाने वालों ने गाड़ियां रोकी, इशारा किया कि भीतर एक सूटकेस है जिसमें संभवतः एक महिला की लाश है। 4-10 लोगों को देखकर उसे थोड़ा सा संबल मिला और उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर कंट्रोल रूम से एसएचओ बांगुर नगर विजयवाने अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पहुंच गए। जब वो सूटकेस को खोला गया तो भले घर की लगने वाली ये महिला, और बहुत ज़्यादा इसकी उम्र नहीं थी, उसके सिर पर चोट और गले में एक रस्सी पड़ी हुई थी। सिर पर चोट के कारण उसको काफ़ी ब्लड उसका निकल चुका था। समझने में 1 मिनट भी देर इंस्पेक्टर को नहीं लगी कि ये
किसी भले घर की महिला है और अभी इसको लेके बवाल जरूर होगा। उसने फौरन पहला काम ये किया कि किस नंबर से सौरभ ने किस नंबर से ओला की बुकिंग की गई थी वो पता किया, कहाँ से उसने पिकअप किया था उसको वो पता किया, जिस नंबर को ये बुक की गई थी दोनों की CDR बहुत ही तेज गति से बहुत जल्दी करके निकाले गए और फिर लोकेशन जहाँ से वो उसने उठाया था उस लड़के को ब्रीफकेस के साथ पिक किया था, पिकअप जहाँ से था वहीं पास में उसकी लोकेशन भी दिखाई पड़ने लगी, कंटिन्यूअस लोकेशन, मतलब यहीं कहीं आसपास रहता है। फिर उस पे जो नंबर डायल किए गए थे या आए थे उनमें से कई नंबरों पर फ़ोन करके ये पता किया गया, तो ये पता लगा कि ये जिसका फ़ोन है उसका नाम मुजम्मिल इब्राहिम सहीद है। फिर इसी तरह के एक नंबर से ये भी पता लग गया कि ये कहाँ पर रहता है। पुलिस फौरन उस फ्लैट पर पहुंच गई। वो फ्लैट पहुंच के दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से मुजम्मिल ने ही दरवाज़ा खोला। वो फर्श पे पड़े हुए खून को साफ कर रहा था, सामान जो तितर बितर हो गया था उसको लगा रहा था। पुलिस ने फौरन उसको पकड़ लिया, उससे पूछा तो उसने कहा वो हैदराबाद का रहने वाला है। उससे ये पूछा गया कि ये सूटकेस लेकर तुम ही इस ड्राइवर के साथ कैब पर गए थे? उसने हामी भरी कि हाँ मैं ही गया था। फिर उससे पूछा गया कि ये जिसकी डेड बॉडी वहाँ फेंकी गई तुम्हारे सूटकेस में वो कौन है? उसने ये बताया कि ये एक्ट्रेस मानसी दीक्षित है। उसने कबूल किया कि उसने अपने इसी फ्लैट पर उसकी हत्या की है। मुंबई पुलिस इसके पहले उसको रिमांड पर लेती, मानसी का मर्डर टीवी और बाकी समाचार जगत में आग की तरह फैल गया और ये बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आई। कोटा में रह रहे मानसी के घर वालों को भी पुलिस से पहले सोशल मीडिया और टीवी से ये खबर मिल गई। कोटा के स्टेशन रोड पर मंगलयान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 में रहने वाली मानसी दीक्षित और उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे, जिनका नाम ऋषि दीक्षित था। उनका पहले देहांत हो गया था। कोहराम मच गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मानसी की मर्डर की खबर सुनकर मानसी की माँ और उसकी छोटी बहन दीक्षा दोनों सीधे मुंबई के लिए रवाना हो गए। दीक्षा की अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह पर जो नौकरी होती है कर्मचारी के मरने के बाद मृतक आश्रित की, उससे उसकी नौकरी लग गई थी और मानसी अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए वो शुरू से ही उसे फिल्मों और मॉडलिंग का शौक़ था और उसने शुरू से ही अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखा था। 14 साल की उम्र में उसने कोटा ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर्स अप का खिताब जीत लिया था। माँ भी उसकी ब्यूटिशियन थी, तो वो मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी और वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। पुलिस ने फिर इस बात पर जोर देना शुरू किया कि आखिरकार इसकी हत्या क्यों की गई और मुजम्मिल इब्राहिम सईद से इसका क्या संबंध है। फिर पूरी बात धीरे धीरे करके पुलिस ने इकट्ठा की कि 2014 में मिस कोटा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप हुई। उसके बाद मॉडलिंग के छोटे मोटे असाइनमेंट उसको मिलने लगे और साल 2018 में उसे मुंबई में वो अपने जॉब की तलाश कर रही थी। उसे एक जॉब प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस में काम भी मिल गया। दिन भर वो काम करती थी और फिर मानसी ने मुंबई के अंधेरी एरिया के शास्त्री नगर में एक कमरा भी किराए पर ले लिया।
अपने ऑफिस के काम से जब भी वो फ्री होती थी, सोशल मीडिया पर टाइम अपना लगाती थी, लोगों से कांटेक्ट में रहना, अपने लिए और कैरियर ऑप्शंस ढूंढना, उससे बॉलीवुड में उसके कैरियर ऑप्शंस से रिलेटेड लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे बात करना, चैट करना, ये उसकी लगभग रोज़ की दिनचर्या थी। और धीरे धीरे उसे काम मिलना भी शुरू हो गया। उसे मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल और कई बढ़िया म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका भी मिल गया। अब सवाल ये था कि मुजम्मिल इब्राहिम सईद ने क्यों उसकी हत्या की। मुजम्मिल इब्राहिम सईद ने बताया कि वो हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिराजू हसन सईद मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी में एक फ्लैट खरीद लिया था। उसके पिता सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के एक बड़े रईस खानदान से था और मुजम्मिल उनका इकलौता लड़का था। यही वजह है कि उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया और सिराजुल ने मुजम्मिल को 5वीं क्लास के बाद उसकी नानी के पास हैदराबाद भेज दिया। वो अपनी मम्मी पापा के पास मुंबई कभी कभार हैदराबाद से आता था। मुजम्मिल वो भी सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। एक दिन फेसबुक पर उसने मानसी की प्रोफाइल देखी और मानसी की प्रोफाइल देखते ही उसको अपने कब्जे में, या जो एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, उसको फंसाने के उद्देश्य से उसने अपनी एक नई प्रोफाइल बनाई और उसमें खुद को एक कामयाब एक्टर बताया और ये भी बताया कि उसने फला फला फिल्मों में काम किया है। और इस तरह से उसने अपनी तमाम कहानियाँ, बड़े अमीर घर का है, बड़ा पैसे वाला है, इस तरह उसने प्रोजेक्ट किया और फिर उसने मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मानसी ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही समय के बाद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती में बदल गई। इन दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे, कभी बिजनेस सेंटर पर मिलते थे और जब भी दोनों मिलते थे तो मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया को लेकर ही सारी बातें हुआ करती थी। इससे मानसी को ये यकीन हो गया कि ये भी उसी तरह स्ट्रगल कर रहा है जिस तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो मॉडलिंग की दुनिया के तमाम नाम, तमाम लोगों की प्रोफाइल, तमाम और ऐसी बातें उसको सुनाया या बताया करता था कि वो समझ गई कि हाँ, इसमें भी टैलेंट है और इसके ज़रिए हो सकता है हमें कुछ और काम मिल जाए, क्योंकि इसके संपर्क बहुत हैं और पैसे वाला है। 15 अक्टूबर 2018 जिस दिन इसकी लाश मिली थी, उस दिन मुजम्मिल की माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी किसी कारण से और उसे अगले दिन आना था। मुजम्मिल ने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मानसी को कॉल किया और एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया, जोगेश्वरी के अपने फ्लैट पर। मानसी उसके फ्लैट पर खुशी खुशी पहुंची, मिल चुकी थी, बहुत बार मिल चुकी थी, बातचीत से उसके मेंटल लेवल का अंदाज़ा लगा चुकी थी और उसने कहा कि फ़लाँ कंपनी में काम के लिए फ़ोटो शूट करना है और फ़ोटो शूट के बाद उस कंपनी को हम ये फ़ोटोग्राफ्स भेजेंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा। पहले वो जब फ्लैट पर पहुंची तो इधर उधर की बातें करने लगा मुजम्मिल। फिर अचानक, थोड़ी देर जब बीत गई, अचानक उसने मानसी से संबंध बनाने की बात कही और उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। उसके इरादों को भांपकर मानसी ने उसकी हरकतों का विरोध किया और उसे फटकारते हुए फ्लैट के बाहर निकलने के लिए भागी। फ्लैट से जाते देख मुजम्मिल वो डर गया और उसने वहाँ पड़े हुए एक स्टूल से दरवाज़ा खोलते समय मानसी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। स्टूल के वार से मानसी बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। मानसी की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मुजम्मिल ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मानसी को
होश आ गया। मानसी के होश आते ही मुजम्मिल एकदम हड़बड़ा गया। उसने पहले वो ढूंढा, रस्सी नहीं मिल रही थी, तो जूतों के नए लेस बहुत ढेर सारे रैक में पड़े हुए थे। 10-12 जोड़ी जूतों के फीते निकाल कर, लेस निकाल कर, उनको जोड़ कर, और फिर उसने उसकी गर्दन कसनी शुरू की। थोड़ी देर में वो फिर बेहोश हो गई। उसे लगा कि ये बहुत पतली रस्सी है या जूते का फीता ही है, ऐसा न हो ये पहले की तरह, यानी 10 मिनट पहले की तरह फिर से होश में आ जाए। तो वो अपने स्टोर में जाकर वो एक रस्सी नुमा चीज़, उसे, या रस्सी, छोटी रस्सी जिनसे पैकेट्स बांधे जाते हैं, वो मिल गई। और फिर अच्छी तरह से उसके गले को कस दिया, और थोड़ी देर छटपटाने के बाद मानसी के प्राण निकल गए। फिर उसने मानसी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, और फिर वही घर में पड़े हुए सबसे बड़े सूटकेस में मोड़ तोड़ के उसकी लाश को पैक किया। लिफ्ट से नीचे उतरा, नीचे उसने ओला बुक की। 5 मिनट में ओला आ गई, और फिर उस बैग को बिना ड्राइवर की हेल्प लिए हुए डिग्गी में रख दिया, और फिर उसे वहाँ मलाड के जो जगह थी वहाँ पर उसे छोड़ने के बाद, झाड़ियों में फेंकने के बाद, दूसरी ओला से वापस घर आ गया। और आते ही जो खून बिखरा था दरवाज़ों पर, फर्श पर, कुछ कपड़ों पर, उन सबको एक एक करके साफ करने लगा। और इसी बीच, यानी मृत्यु या ये कह लें कि हत्या के ठीक 4 घंटे बाद ही पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची, वो ब्लड साफ कर रहा था और वहीं पकड़ लिया गया। आज की घटना देखिए, मानसी बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने ही उसको ऊंचाइयां दी थी। अच्छा, महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा है, मैं इसको कभी बुरा नहीं मानता, इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए। दूसरों को लग सकता है कि इसने बड़ा ऊंचा गोल सेट किया है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा है तो गोल उसने ऊंचा सेट किया, और साफ सुथरा और सादा सीधे रास्ते से लोगों को अपने उस गोल के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उस साफ सुथरे रास्ते से जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे गोल अगर आपने सेट किए हैं तो उसके रास्ते बहुत कठिन हैं, बहुत रुकावटें हैं, बहुत धोखा है, बहुत कपट है, और इसीलिए इसको सफलता का रास्ता कहते हैं। इतना सीधा नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं है। मुंबई पूना के उस पर 1000 लोग रोज़ मुंबई से चलते हैं पूना पहुंचते हैं, और रोज़ पूना से चलते हैं हज़ारों मुंबई पहुंचते हैं। सफलता का ये रास्ता इतना साफ सुथरा नहीं है। हज़ारों लाखों लोग हर 24 घंटे में पास हो रहे हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है। लेकिन महत्वाकांक्षी लोग उसी को फॉलो करते हैं, अपने गोल को ही फॉलो करते हैं। मानसी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, या तो अपने ऑफिस का काम करती थी या सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, और वो तमाम जगहों पे उसे काम अपने सोशल मीडिया के मित्रों के जरिए ही मिल पाए। इतना घुल मिल गई सोशल मीडिया में, इतना वो डूब गई सोशल मीडिया में कि वो भूल गई कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये धोखे की दुनिया है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वैसा ही हो, वास्तव में वो सफलता की चकाचौंध में असली नकली का भेद नहीं कर पाई। मुजम्मिल पर उसने यकीन कर लिया। मिली भी तो उसे ये समझ पाई कि ये भोला भाला दिखने वाला लड़का ये हमारे कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। बड़े घर का है, इसकी समझ भी मॉडलिंग और बॉलीवुड में है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग को नहीं पढ़ पाई मानसी। उसको लगा कि ये बड़े ख़ानदान का है, रईस है, मॉडलिंग का उसका पैशन है, हो सकता है उसे कोई ब्रेक इसी के माध्यम से मिल जाए। अच्छा, मुजम्मिल क्या करता था कि वो इंटरनेट पर, जो उसने बयान में बताया कि जैसे कल के मिलने का टाइम मानसी से फिक्स हुआ, तो आज शाम से ही वो इंटरनेट पे मॉडलिंग के लोगों के बारे में, मॉडलिंग की न्यूज़ के बारे में तमाम चीज़ें पढ़ लेता था,
और मिलने पर फिर वो वही बताता था कि कल मुलाकात हुई थी, परसों बात हुई थी, आज सवेरे भी बात हुई थी, फलां फलां से नाम लेना मॉडल्स का और बॉलीवुड के सितारों का। तो परसों ताज में पार्टी थी, वहाँ फलाने मिल गए थे। मतलब वैसे मुंबई में ऐसी लंबी लंबी फेंकने वाले हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे कि कल अमिताभ बच्चन ने बुलवाया था, मैं फलां के साथ वहाँ तक गया था, 100 नाम ले लीजिए, वहीं आप डूबते उतरा रहे हैं। तो इस तरह से वो लंबी लंबी फेंका करता था। थोड़ा बहुत इंटरनेट पर पढ़ने के कारण पढ़ के कि हो सकता है ये भी जाकर इंटरनेट पर टेस्ट करे या चेक करे। मानसी को कुछ फैक्ट्स को चेक करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था उसके बताए हुए, लेकिन वो महत्वाकांक्षा की जो रोशनी थी उसमें उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो आगे ही देखती गई और धोखा खा गई। इसलिए और आप ये समझिए कि एक राइजिंग स्टार का इतना दुखद अंत हुआ सिर्फ इसलिए कि वर्चुअल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया की इस दुनिया में वो सही और गलत को का विभेद नहीं कर पाई। इसलिए बिना जांचे परखे किसी पर, खासकर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से बिना जांचे परखे किसी पर ज़्यादा विश्वास या अति विश्वास हमेशा दुखदाई होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।